नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योजना को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि योजना पर केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली गई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली में इस योजना के लागू किए जाने के बाद राशन की कालाबाजारी खत्म हो जाती। केजरीवाल ने दावा किया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की सभी आपत्तियों को मार्च में ही दूर कर दिया गया था, फिर भी इस योजना को रोक दिया गया। दिल्ली सरकार के आरोपों पर एलजी दफ्तर ने बयान जारी किया, सफाई दी, जिसमें यह बताया गया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई है बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला चल रहा है। जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? उधर बीजेपी ने केजरीवाल के इस आरोप पर पलटवार किया और ये कहा कि दिल्ली सरकार राशन पर अलग से चार्ज लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है। जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय को कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है। इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। और उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि मार्च से ही इस योजना को लागू अड़ंगा लगाने की कोशिश हो रही है, जबकि दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना का नाम भी केंद्र की आपत्ति के बाद बदल दिया था और फिर भी इस योजना को केंद्र ने रोक दिया। कानूनन हमें दिल्ली में यह स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल इस योजना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, उसमें कई खामियां हैं, यहां तक कि यह भी पता करना मुश्किल है कि राशन सही आदमी को मिल रहा है या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है। आपने देखा होगा दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है,
जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो पीओएस मशीन है, ईपीओएस मशीन है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में पिछले 70 सालों से राशन माफिया का राज चल रहा है और ऐसे में घर घर राशन योजना से राशन माफिया को खत्म किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया। राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि केंद्र ने इस योजना को इजाजत न देकर एक बड़े घोटाले को होने से रोका है। बीजेपी के मुताबिक दिल्ली में राशन के लिए सही आदमी की पहचान का कोई पुख्ता तरीका नहीं है। मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी के हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मैंने उनकी पूरी पीसी बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि 80, उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के केंद्र सरकार पर हमले के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मीनाक्षी लेखी सामने आए और दोनों ने एक बार फिर घर घर राशन योजना पर कई सवाल खड़े किए। दिल्ली सरकार को अब तक 37,400 मीट्रिक टन अनाज दिया गया, जिसको उन्होंने कहा हमने 90% तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहीं पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसमें बड़ी हैरानी की बात है कि उसमें 72,702 मीट्रिक टन इनको अलॉट हुआ है, जो गरीबों को देने के लिए फ्री राशन था। दिल्ली सरकार ने अभी तक उसमें 52,000 मीट्रिक टन ही राशन उठाया है और उसमें से भी सिर्फ 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे सरकार की नीयत का पता लगता है कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो गरीबों का राशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्री दिया जा रहा है, उस राशन को भी वो बांट नहीं पा रहे हैं। आप बिचौलियों की, दलालों की कमाई करवाकर वहां पे कट मनी का सिस्टम रखना चाहते हैं। ये मेरा सीधा आरोप है, क्योंकि कट मनी रखने के लिए ही इस नटवरलाल योजना को बनाया गया है। दिल्ली के अंदर 0% लागू है, क्योंकि दिल्ली पारदर्शिता करके केंद्र सरकार की योजना को लागू ही नहीं करना चाहती। वन राशन,
वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। और इस बीच सरकारी राशन डीलर संघ के सौरभ गुप्ता ने घर घर राशन योजना पर रोक के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सौरभ गुप्ता के मुताबिक आम आदमी पार्टी पूरे मामले में राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से डोर स्टेप को नामंजूरी मिली है, उसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम केजरीवाल जी से ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल जी हमारी दुकान में लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग दिल्ली के अंदर राशन की दुकानें चलाते हैं और इन दुकानों पे लगभग 8 से 10 हज़ार परिवार जुड़े हुए होते हैं। एक दुकान पे औसतन लगभग 3 लोग कार्य करते हैं। इस योजना, अगर ये योजना लागू हो जाती तो इतने लोगों के पेट पे लात पड़ती, जो कि दिल्ली सरकार को ये योजना लाने से पहले सोचना चाहिए था। और आइए बढ़ते आगे। धर्मेंद्र यादव के काफिले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने काफिले में शामिल 24 गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे की जा रही है पूछताछ। तो धर्मेंद्र यादव के काफिले का वीडियो वायरल हुआ था, किस तरीके से कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया था। अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। धर्मेंद्र यादव है वो नहीं मिला है, लेकिन उसके साथ जो गाड़ी थी ऑडी गाड़ी, वो गाड़ी और उसके साथ ही अन्य लोग जितने थे साथ में वो मिले हुए हैं। अभी हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर लेंगे। क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि काफिला कहां से कहां तक गया था? देखिए, जो अब तक तथ्य निकल के आए हैं, चूँकि कल जो है 5 जून को किसान क्रांति दिवस था, उस संबंध में सारी फोर्स की भी ड्यूटी लगी हुई थी विभिन्न स्थानों पे। और ये काफ़िला जब हाईवे पे पहुंचा है तो एक जुलूस के रूप की शक्ल में आया है और इसका वीडियो जब वायरल हुआ है तो इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है। इस संबंध में जो प्रथम दृष्टया बात निकल के आई, जेल चौकी इंचार्ज जिनके द्वारा लापरवाही बरती गई थी उनको निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक नगर को इसकी जांच दी गई है कि इटावा और औरैया से जो भी गाड़ियां सम्मिलित हुई थी इस जुलूस में, उन सब की जांच करें और जो भी इसके बावजूद जिनका दोष परिलक्षित होगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और इस पूरे मामले में जिसका भी दोष होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा काफिला धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य हैं। इटावा जेल से छूटने के बाद धर्मेंद्र यादव का यह काफिला जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जब सवाल उठे तो पुलिस प्रशासन की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होगी। 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। 24 गाड़ियों को इस काफिले में जो शामिल थी 24 गाड़ियों को हालांकि कब्जे में लिया गया, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गाड़ी और बहुत लंबा ये काफिला था जिसमें बहुत सारी गाड़ियां थी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कुछ ही गाड़ियों को कब्जे में लिया गया, लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए, कोरोना नियमों का किस तरीके से उल्लंघन किया गया। किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। 1, 2, 10, 15 की तादाद नहीं है, ये बड़ी संख्या में लोग एक एक गाड़ी में कई लोग सवार होकर गाड़ी की छतों पर बैठकर और एक लंबा काफिला देखिए पीछे तक आपको नजर आएगा जिसमें तकरीबन सैकड़ों गाड़ियां नजर आ रही हैं और इस सब के बीच पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। इटावा जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की हूटर रैली के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इटावा की पुलिस ने देर रात में ही मुकदमा दर्ज करने के बाद बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से पुलिस लाइन में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सभी वो गाड़ियाँ बताई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव की हूटर रैली में शामिल थी। और ये जो सामने एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिस गाड़ी का नंबर UP 75 AC 9090 है, इसी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का नेता धर्मेंद्र यादव सवार था। और ये गाड़ी कहां से बरामद हुई है इस बात का फिलहाल पुलिस नहीं बता पा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से छापेमारी की प्रक्रिया चल रही थी उसी के तहत ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो एक बार फिर से देखिए तस्वीरें जो बेहद गंभीर हैं।
इतनी बड़ी संख्या में लोग एक एक गाड़ी पर सवार होकर एक लंबा काफिला, जिसमें तकरीबन 100 गाड़ियां आप मानकर चलिए इस पूरे काफिले में शामिल थी। दूर दूर तक ये काफिला आपको नजर आएगा। और किस तरीके से ये तमाम लोग यहां से गुजर रहे थे, वो भी तब जब दूसरी वेव अभी पूरी तरीके से टली नहीं है। और इस सब के बीच अभी भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तमाम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन करते नजर आए। किसी के मुंह पर मास्क नहीं था, एक एक गाड़ी पर कई कई लोग सवार। अब सोचिए, इसी तरह के मामले कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है समाजवादी पार्टी पर भी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का जुलूस था। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव के काफिले का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। सपा नेता ने किस तरीके से जुलूस निकाला, जबकि अभी तक सख्ती हटी नहीं है, पाबंदियां हटी नहीं है, कोरोना नियमों का उल्लंघन जमकर किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी युवजन सभा के नेता धर्मेंद्र यादव का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दिखाई दिया कि औरैया से जिला बदर धर्मेंद्र यादव जब इटावा जेल से रिहा हुए तो जुलूस की शक्ल में इटावा से औरैया तक सैकड़ों गाड़ियों के साथ उनका एक काफिला निकला। जेल से निकले एसपी नेता के स्वागत में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। मध्य प्रदेश के सागर में भी लोग कोरोना नियमों को लेकर बेपरवाह दिखाई दिए। करीब 50 दिन बाद खुले बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि वो सारे नियमों को भूल गए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। बाजार पहुंचे कुछ लोग तो बिना मास्क के ही नजर आए। खरीदारी के लिए जुटी भीड़ को देखकर तो यही लगा कि लोगों ने अभी भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कोई सबक नहीं लिया है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है और यही वजह है कि लोगों से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं। बिहार के बांका से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना संकट के बीच वहां बिना काम के सड़कों पर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई और इस दौरान पुलिस ने उन लोगों से कोरोना और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की कसम भी खिलवाई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो जरूरी काम से जा रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें जाने दिया। उधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी पुलिस वालों से भिड़ गई। आरोप यह है कि उस महिला के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। यह घटना उस वक्त हुई जब वो महिला अपने एक साथी के साथ अस्पताल से काम खत्म कर घर लौट रही थी। तभी कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने का आरोप लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ी पर जुर्माना लगा दिया। इस पर महिला ने अस्पताल की तरफ से जारी किया गया एक पत्र दिखाया जिसमें उसे कोरोना कर्फ्यू में आने जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी एक दलील नहीं सुनी और उसे थाने ले जाने लगे। आरोप यह है कि महिला के विरोध करने पर पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट भी की। उधर मध्य प्रदेश से ब्लैक फंगस पर एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। ब्लैक फंगस के दूसरे मरीजों को इंजेक्शन देने का काम रोक दिया गया। हालांकि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। ब्लैक फंगस की इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद इन मरीजों की तबीयत बिगड़ने की खबर है और बताया जा रहा है कि अब फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इंजेक्शन लगाते ही माइल्ड एडवर्स रिएक्शन जैसे कि माइल्ड फीवर, सिवरिंग, वॉमिटिंग हुआ। इंजेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका गया। अधीक्षक एवं अधिष्ठाता महोदय के निर्देशन में सभी विषय विशेषज्ञों ने मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है एवं बताया है कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये हुआ कैसे? मतलब इतनी गंभीर बीमारी और उसमें क्या ये लापरवाही का मसला था? आखिर क्यों मरीजों की तबीयत बिगड़ी? गायत्री, जांच का विषय जो सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं
वैसे भी उनकी हालत, ज़्यादातर मरीजों की हालत जो है नाजुक रहती है। और मध्य प्रदेश में जैसे अगर सरकारी रिकॉर्ड में देखें तो 1000 से ज़्यादा भी ब्लैक फंगस के मरीज हैं। और सागर में सरकारी रिकॉर्ड में 40 से ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के हैं। तो ये 27 लोगों को इंजेक्शन जो दिए गए थे, क्योंकि एक बड़ी दवा के तौर पर एम्फोटेरेसिन बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ने जानकारी दी थी कि 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन उनको प्राप्त हुए हैं, तो उसी की खेप सागर भी पहुंचाई गई थी। तो अब ये जांच का विषय है कि आखिर कौन सी वजह है, क्योंकि इंजेक्शन इसी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो इंजेक्शन हो रहा है वो एम्फोटेरेसिन बी ही है। और यही इंजेक्शन जिसकी मारामारी को लेकर मतलब आपको लगातार पूरे देश से खबरें मिल रही हैं। तो जाहिर तौर पर अब इस बात की जांच होगी कि आखिर इन 27 मरीजों में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगने के बाद क्या रिएक्शन हुआ, क्या वजह रही, इस बात की अब जांच हो रही है। मनोज, यानी आप बता रहे कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन 27 मरीजों की यहाँ सागर में तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या दूसरी जगहों पर भी अब इसको लेकर डिस्कशन होगा? जहां जहां इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वहां पर भी अब इसको रोकने की कोशिश होगी? इंजेक्शन का इस्तेमाल तो पूरे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि एम्फोटेरेसिन भी सबसे ज्यादा डिमांड में इंजेक्शन है। ब्लैक फंगस के जो म्यूकरमाइकोसिस के जो मरीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा डिमांड में कोई इंजेक्शन है तो वो एम्फोटेरेसिन बी ही है। और सरकार ने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि हमने बड़ी तादाद में 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन हमको उपलब्ध हुए हैं, जिनको तमाम जगह पर जहाँ जितने मरीज हैं उसके लिहाज से पहुंचाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 से ज्यादा मरीज सरकारी रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश में है। तो अब ये घटना होने के बाद कि 27 मरीजों की तबीयत खराब हुई, जैसे मेडिकल कॉलेज में कहा भी जा रहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के किसी और इलाके से, किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज से इस तरह से एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगने के बाद किसी मरीज की तबीयत खराब होने की कोई सूचना नहीं है। शुक्रिया मनोज। उधर शादी समारोह में लोगों की फायरिंग करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये हालात तब हैं जब खुशी के मौके पर फायरिंग करने पर प्रशासन ने रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे। आपके सामने हम 2 तस्वीरें रखने जा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे गोपालगंज की। यहाँ शादी के लिए पहुंचा दूल्हा खुद राइफल से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर आप उत्तर प्रदेश के रामपुर से देख रहे हैं, जहाँ एक लड़की अपनी सगाई में छत से हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। वीडियो 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। दोनों तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हर्ष फायरिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर्ष फायरिंग को लेकर सख्ती है, रोक है, और अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस बात को बखूबी जानते हुए ये लोग किस तरीके से हर्ष फायरिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर बिहार से और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश से। अरे आजा पास में, अरे आप करिए मामा से क्या है अरे आजा पास में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक लड़की के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि 4 से 5 महीने पहले लड़की की मंगनी की रस्म थी और इसे यादगार बनाने के लिए उसने ये फायरिंग की। इस दौरान उसके परिवार के बड़े बुजुर्ग भी उसके आसपास मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी लड़की को रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो में साफ दिखा कि दुल्हन की तरह सजी लड़की ने राइफल अपने हाथ में ली हुई है और फायरिंग से पहले वो अपने एक रिश्तेदार को वहां से हटने के लिए कहती है। इसके बाद लड़की ने फायरिंग कर दी है। पूरा इलाका तेज आवाज से इस बीच गूंज उठा। अरे आजा पास में, अरे आप करिए मामा से क्या है तो दुल्हन के हाथ में बंदूक देख रहे हैं आप। 5 महीने पुराना हालांकि ये वीडियो है, लेकिन हर्ष फायरिंग पर रोक है, खुशी में फायरिंग पर रोक है सख्ती के साथ। लेकिन लोग जानते हुए भी नियम का उल्लंघन करते हैं, कानून का मजाक बनाते हैं। और इसी तरह का मामला ये सामने आया उत्तर प्रदेश में रामपुर में, जहां एक लड़की की मंगनी की रस्म थी और इस लड़की ने इस रस्म के दौरान हर्ष फायरिंग की। और जो लोग यहां पर मौजूद थे उन्होंने भी कानून का मजाक उड़ाने से इस लड़की को नहीं रोका। अरे आजा पास में, अरे आप करिए मामा से क्या है। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के गोपालगंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। कुछ लोगों ने शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच उस शादी समारोह में अच्छी खासी भीड़ जुटी और
कुछ लोगों के हाथों में बंदूकें भी नजर आई। उन्हीं में से एक शख्स ने पहले अपनी बंदूक लोड की, फिर हवा में गोली चलाई। थोड़ी देर में शादी के जश्न में डूबे लोगों के बीच उस शख्स ने दोबारा से हवाई फायरिंग की। हद तो उस वक्त हो गई जब किसी ने दूल्हे को बंदूक थमाई और लोगों की भीड़ से घिरे उस दूल्हे ने भी हवा में गोली दाग दी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में आरोपी और सुशांत की सबसे करीबी दोस्त रही रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा सामने आ गया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के जिन बयानों को चार्जशीट में शामिल किया है उनमें रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है जिसमें रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स लेते थे। इतना ही नहीं, रिया ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की जानकारी थी। रिया ने तो यह भी आरोप लगाया कि सुशांत की बहन और जीजा सुशांत के लिए ड्रग्स लाते थे। ड्रग्स केस में रिया आरोपी है। आरोपी रिया चक्रवर्ती फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। तो एनसीबी के सामने ये रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को पूछताछ में यह बताया कि सुशांत उससे मिलने से पहले से ड्रग्स लेते थे। बहन और जीजा पर आरोप लगाते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन और उनके जीजा भी उनको ड्रग्स लाकर दिया करते थे। तो न्यूज 18 के पास रिया के इस कबूलनामे की एक्सक्लूसिव कॉपी है। क्या क्या रिया ने कहा है आपको बता दें। सुशांत सिंह राजपूत उनकी जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स लेते थे, यह जानकारी रिया की तरफ से दी गई है। आरोप यह भी लगाया गया कि सुशांत के परिवार को उनके ड्रग्स लेने की जानकारी थी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एनसीबी चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती के कबूलनामे को खुद के बचाव की कोशिश करार दिया है। उनका कहना है कि आरोपी के बयानों को कानून में कोई महत्व नहीं होता है। एक अपराधी अपने बयान में, अपने बचाव में बहुत कुछ कहता है, उसके कहने का कोई महत्व नहीं, कानूनी महत्व नहीं होता है। इसलिए अगर रिया जो कहना चाह रही हैं ड्रग्स के बारे में या बहनों के बारे में, इस स्टेटमेंट का कानून में कोई उसका मतलब नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, और ये सिर्फ एक अपने आप को बचाने के लिए एक उनकी कोशिश है। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आनंद, जरा तफसील से बताइए कि क्या क्या रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा गया है एनसीबी की इस पूछताछ में। जी देखिए गायत्री, ये पूछताछ नहीं, ये बयान है, इकबालिया बयान है जो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिया था। 67 एनडीपीएस एक्ट का बयान है और जिसे चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया है। जो पहली चार्जशीट एनसीबी ने कुछ महीनों पहले जो कोर्ट है मुंबई की, वहां पर दाखिल की थी। इस बयान में, इकबालिया बयान में रिया ने कई सनसनीखेज आरोप जो हैं वो परिवार के ऊपर लगाए हैं। सुशांत की जो ड्रग्स लाइफ है उसका खुलासा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि रिया चक्रवर्ती जिस दावे से और जो आरोप परिवार पे लगा रही थी कि सुशांत के परिवार को पता था कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि जो उनकी बहन सुशांत की मौत से पहले उनके साथ रहती थी, जो उनकी दूसरी बहन है प्रियंका, जो उनके बैंक में भी नॉमिनी है, और उनके ऊपर रिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और जो प्रियंका के जो पति हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या परिवार को ये पता था? अब एनसीबी को ये जांच करना है कि क्या परिवार को ये पता था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, और क्या परिवार ने इस बात को अनदेखा किया अगर रिया के कबूलनामे आपको सच माना जाए। ये तफ्तीश एनसीबी को करना है। सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मोबाइल फोन था उसका तमाम जो डाटा है, जो डेटा है, वो एनसीबी को मिल चुका है, और अब उससे एक नए सिरे से जो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जो ड्रग्स एंगल है उसकी तफ्तीश जो है एनसीबी कर रही है। एनसीबी के कई अधिकारियों से हमने बात करी और उनसे ये जानना चाहा कि जिस तरह से सनसनीखेज आरोप रिया चक्रवर्ती ने अपने कबूलनामे में सुशांत के परिवार पे लगाए हैं, उनकी बहनों पे लगाए हैं, उनके जीजा पे लगाए हैं, और उनको कई तरह की दवाइयां दी जा रही थी जिससे कि उनकी जान जा सकती थी, इस तरह के आरोप भी रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं। तो क्या आप सुशांत के परिवार से पूछताछ करेंगे? उस पर एनसीबी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अभी हमारी जांच चल रही है, जांच के दायरे में जो लोग भी शामिल हैं उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी, चाहे वो परिवार के लोग हों या सुशांत सिंह राजपूत के करीबी हों। और इस सब पूरे मामले में एक बड़ा चौंकाने वाली जानकारी आई है, जिस सिद्धार्थ पिठानी को, जो सुशांत के काफी करीबी थे, जिन्हें हाल में एनसीबी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, उन्होंने एनसीबी की पूछताछ में
कई जानकारियां, कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसको लेकर एनसीबी आने वाले एक हफ्ते में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। जाहिर तौर पर एनसीबी ने अभी वो खुलासा नहीं किया है कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो सिद्धार्थ पिठानी ने एनसीबी पूछताछ में बताई हैं। जाहिर तौर पर वो इस पूरे केस को एक नई दिशा दे सकते हैं। यही वजह है कि न केवल सीबीआई, ईडी और एनसीबी, तीन बड़ी एजेंसियां जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अलग अलग एंगल से अपनी तफ्तीश कर रही थी। सुशांत की मौत का सच क्या है? लेकिन आनंद, जिन बयानों को चार्जशीट में एनसीबी ने शामिल किया है रिया के केस पर, उसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आरोपी के बयानों का कोई महत्व ही नहीं होता। जी देखिए, बिल्कुल जो सुशांत के परिवार के वकील हैं विकास सिंह, वो लगातार उनका यह कहना है कि रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं और आरोपी के बयान को कानून में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ये उनकी दलीलें हैं, उनकी तरफ से ये उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन एनसीबी का कहना है कि वो जांच के हर पहलू को उस सिरे से जोड़ रही है और जो लोगों ने बयान दिए हैं उन बयानों को पूरी तरह से एनालाइज किया जा रहा है, उनकी तफ्तीश की जा रही है, उसमें और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। केवल बयान के आधार पर किसी भी शख्स को पूछताछ के लिए या सम्मन करके पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने जब पिछले बार अपनी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की थी और ताबड़तोड़ सम्मन किए थे, रेड्स की थी, उस पर एनसीबी को कोर्ट से कई बार फटकार भी लगी थी। यही वजह है कि जो गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं उस पर एनसीबी पूरा कॉन्क्रीट, एक ठोस एविडेंस चाहती है, ताकि जब परिवार से पूछताछ करे तो उसके पास कोई ऐसी चीजें हो जिससे कि वो परिवार से उस बिहाफ पर पूछताछ कर सके, ना कि केवल रिया चक्रवर्ती के इकबालिया बयान पर। लेकिन आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशांत के सहयोगी रहे अंकित आचार्य ने सुशांत और उनके परिवार पर लगाए गए रिया चक्रवर्ती के उन आरोपों को झूठा बताया, जिसमें रिया ने सुशांत के ड्रग्स लेने और उनके परिवार को ड्रग्स की लत के बारे में जानकारी होने की बात कही है। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ इस समय अंकित आचार्य हैं, करीब 2.5 साल तक साथ रहे हैं सुशांत के, घर में काम किया है। अंकित, सवाल सबसे पहला मेरा यही, क्या कभी आपने देखा है रिया के आने के पहले कि जो परिवार के लोग थे, कभी कोई खुद ड्रग्स ले रहा हो या सुशांत को दिया जा रहा हो? सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, आप लोग की पूरी टीम को नमस्कार करना चाहता हूँ। एंड जो आपने सवाल पूछा है उसका आंसर ये है कि जब मैं सुशांत भैया के पास था तो सुशांत भैया ये सब ड्रग्स एंड और भी मैंने सुना CBD ऑयल, ये सब भी सुना था मैंने, तो ये सब लिया नहीं करते थे ये। तो उनको खुद एक सोचना, मतलब वो तो खुद सोचते कि मतलब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मतलब कहीं मतलब स्ट्रगल करके मुझे जाना है, तो ये चीज़ तो मुझे बर्बाद कर देगी, ये पूरी लाइफ मुझे बर्बाद कर देगी, तो वो क्यों लेंगे वो ड्रग्स? तो ये सब ड्रग्स ये पूरे कुछ नहीं लेते थे भैया। ये कहना क्या गलत नहीं होगा कि रिया जो भी आरोप लगा रही है गलत है? ये तो मुझे मालूम नहीं, अब वो अपने बचाव के लिए कर रही हो शायद, ये तो मुझे मालूम नहीं। अब देखिए, जो बेचारा एक डेथ हुआ इंसान, उनको आप बेइज्जती करोगे। अब आए थे, अब वो बोल रही है कि अब घर वाले देते थे, उनके पापा देते थे, उनके बहन देते थे, कोई अपना बेटा या कोई अपना भाई बहन अपने भाई को कोई देगा? आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अंकित आचार्य जो कि सुशांत के सहयोगी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रिया जो आरोप लगा रही है वो झूठे हैं। अब एनसीबी किस तरीके से इस मामले को जांचेगी कि जो आरोप रिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, बिल्कुल रिया के जो भी करीबी लोग हैं या सुशांत के माफ कीजिए, सुशांत के जो भी करीबी लोग हैं वो लगातार इस बात का खंडन करते आ रहे हैं कि रिया का एक ये अपने बचाव में दिया गया बयान है और वो इस पूरे मामले में आरोपी हैं। लेकिन एनसीबी एक जांच एजेंसी है और कोई भी प्रोफेशनल जांच एजेंसी हर पहलू को जांच का दायरा बनाती है, चाहे वो आरोपी के द्वारा दिया हुआ बयान हो या कोई विटनेस का बयान हो जो जिसने कोई गवाही दी हो। तो जाहिर तौर पर एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि रिया के इस बयान को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। न केवल रिया बल्कि जो भी लोग और अक्यूज हैं, इसमें जो सह आरोपी हैं, जो जमानत पर हैं या जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है, तमाम लोगों ने जो बयान दिए हैं या जो एविडेंस दिए हैं या जो गवाही दी है या जो इलेक्ट्रॉनिक या जो व्हाट्सएप चैट जो है या कोई रिकवरी हुई है, उन तमाम चीजों को जांच का हिस्सा बनाया जाता है और उसी के आधार पर आगे जांच की जाती है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत में मौत के मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन का एंगल है उसमें गायत्री 2 का केस चल रहे हैं, एक 15/2020 और एक 16/2020। रिया चक्रवर्ती जो गिरफ्तार हुई थी और जमानत पर हैं वो 16/2020 में है, जिसकी तफ्तीश चल रही है। और उसी 16/2020 में ये इकबालिया बयान रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने दिया था
और उसमें उन्होंने दावा किया था कि परिवार किस तरह से जानता था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, परिवार के लोगों पे आरोप लगाएं कि वो भी ड्रग्स का सेवन करते थे। इन दोनों ही मामलों में अब देखिए काफी वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक ठोस कुछ हाथ नहीं लगा है, ना एनसीबी के और ना ही इस पूरे मामले में जांच कर रही एजेंसी के। आनंद, लौटेंगे आपके पास। सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी रहे पंकज कुमार राय ने भी रिया चक्रवर्ती पर खुद को बचाने के लिए सुशांत और उनके परिवार पर आरोप लगाने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत ने कभी ड्रग्स को छुआ तक नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती का बयान जो आया है वो कहीं न कहीं चौंका देने वाला है। एनसीबी को जो उन्होंने बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कई ऐसी चीजें कही गई हैं जो कि पूरे मामले को किसी दूसरी दिशा में लेकर जाती हैं। इस वक्त पंकज कुमार राय हमारे साथ हैं। पंकज जी, रिया चक्रवर्ती ने कहा है अपने बयान में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है उसमें उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से मिलने से पहले ही वो नशे के आदी थे, नशे में रहते थे, और जो मैरिजुआना है उसका सेवन करने की उन्हें आदत लग चुकी थी और ये आदत उन्हें काफ़ी पहले से लगी हुई थी। कभी ऐसा देखा था? नहीं, मेरे सामने थे तो फिट थे, पूरा जिम वगैरह सब कुछ करते थे, अपना शूट पे टाइम पे जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। 24 घंटे में 18-20 घंटे तो वो बिजी रहते थे, तो ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, नेचुरल थे। रिया क्यों कह रही हैं फिर ये बातें? क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि वो सारी जिम्मेदारी सारे नशे के का जो केंद्र बिंदु है वो बताती हैं कि सीधे सीधे सुशांत का परिवार ही उन्हें नशे देने लगा था, नशे के डोजेस देने लगा था, जो चरस गांजा है ये सब अरेंज भी करने लगा था। वो क्यों कह रही हैं फिर? फर्स्ट तो रिया मेरे सामने थी नहीं, मैं रिया को कभी देखा ही नहीं जब मैं सर के साथ था, और रिया ऐसा कह रही है तो अपने ऊपर से कुछ हटाना चाहती है, यानी दूसरे के ऊपर डालना चाहती है। यानी रिया के आने के पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी नहीं, न कोई चरस कोई सिगरेट कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा था और सर के पास बाकी बहुत सारे मूवी भी आ रहे थे, काम भी सब बहुत अच्छे कर रहे थे, बिजी थे अपने लाइफ में अच्छे से। बट रिया जब आई, मैं सुना बाद में न्यूज़ के मालूम चला रिया करके रिया आई है, तो रिया के आने के बाद ही ये सब स्टार्ट हुआ होगा मेरे हिसाब से।